नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन मंत्रा में। साथियों, हम संस्कृत व्याकरण से संधि प्रकरण के अंतर्गत व्यंजन संधि अर्थात हल संधि पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने हल संधि के 4 भाग सचत्व संधि, इष्टुत्व संधि, जसत्व संधि, अनुस्वार या परस्वर्ण संधि को बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और जाना। तो साथियों, आज हम उसके 5वें भाग पर चर्चा करेंगे, अनुनासिक या पूर्व सवर्ण संधि। अनुनासिक या पूर्व सवर्ण संधि पर आज हम बहुत ही बारीकी से चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए साथियों, अनुनासिक या पूर्व सवर्ण संधि क्या है, इसके कुछ सूत्र हैं और वार्तिक जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसका पहला एक सूत्र है यरोनुनासिके अनुनासिको वा। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा अर्थात आप इसको समझिएगा, पदांत यर वर्ण प्लस अनुनासिक व्यंजन, है ना। पदांत पद के अंत में यर वर्ण हो अर्थात यर प्रत्याहार से संबंधित वर्ण हो, उसका योग अनुनासिक व्यंजन से अर्थात पंचम वर्ण से होगा। तो यर माने क्या है, यहाँ पर विकल्प से पंचम वर्ण हो जाना है ना। क्या हो जाना है? विकल्प से पंचम वर्ण हो जाना है। तो इसको भी हम देखिए व्यवहारिक रूप में कैसे समझ सकते हैं वो समझिएगा। देखिए क च ट त प, है ना, ये हमारे जो वर्ण है क च ट त प द, और उसका योग अगर हम पंचम वर्ण से कर रहे हैं, किसी भी पंचम वर्ण से यदि योग होना है तो क्या होता है, उसी उसी जो वर्ग है ना, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, द वर्ग, उसी का अपना क्या हो जाता है, पंचम, उसी अपने वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यदि हम कहें का पंचम वर्ण क्या होगा, क ख ग घ ङ। चा का पंचम वर्ण क्या होगा, च छ ज झ ञ। टा का पंचम वर्ण क्या होगा, ट ठ ड ढ ण। ता का पंचम वर्ग क्या होगा, त थ द ध न। पा का पंचम वर्ग क्या होगा, प फ ब भ म। और दा का पंचम वर्ण क्या होगा, त थ द ध न। तो आप इस बात को समझ रहे हैं ना। तो यदि का योग किसी भी पंचम वर्ण से होगा, किसी भी पंचम वर्ण से, माना कुछ भी हो उसमें, तो वह क्या करेगा, अब उस जिस पदांत के साथ योग हो रहा है उसके पंचम वर्ण के साथ क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। तो इस बात को हम समझते हैं। देखिए, अपने ही वर्ग में पंचम वर्ण में आदेश होना है। देखिए उदाहरण से आप बहुत भली भांति समझेंगे। देखिए पहला उदाहरण इसमें दिया है, एतद धन मुरारी। एतद धन मुरारी देखिएगा, अब यहाँ पर दा है ना, दा हमारा ता वर्ग का है। दा क्या है, ता वर्ग का है। और मुरारी माँ है। माँ माने कोई भी पंचम वर्ण है, मुरारी का क्या है, माँ है, पंचम वर्ण है। तो पंचम वर्ण का दा के साथ जब योग होगा तो इसका क्या हो जाना है, इस दा का अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण आना है। तो दा कौन से वर्ग का है, ता वर्ग का। और ता वर्ग का पंचम वर्ण क्या है साथियों, ता वर्ग का पंचम वर्ण हमारा ना है। तो क्या हो जाएगा, दा के स्थान पर ना आदेश हो जाएगा। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एतन मुरारी। एतन मुरारी ही लिख सकते हैं। उसी तरीके से देखिएगा हम, और हमारा जो सदमति है तो इसको समझ लीजिए। सदमति में दा है ये, है ना। अब देखिए माँ आ गया, पंचम वर्ण आ गया, इधर इधर पंचम वर्ण है। तो इस दा का अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में आदेश हो जाएगा। सा का हो जाएगा सन, और मति तो हो जाएगा हमारा सन्मति। क्या हो जाएगा, सन्मति। देखिएगा और भी उदाहरण है, तत् धन मित्रम। तत् धन मित्रम, तो देखिएगा तत् धन मित्रम में ता वर्ग है और ता का क्या होना है, आदेश ना में होना है। इस माँ को देखते हुए, पंचम वर्ण को देखते हुए, और ये माँ में हो जाएगा तो तन मित्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तन मित्रम। उसी तरीके से षट धन मुख, तो टा का पंचम वर्ण क्या होता है, अणा होता है, अणा। तो इस अणा का क्या हो जाएगा, षण्मुख हो जाएगा। उसी तरीके से दिक नाम। दिक नाम क्या है, का पंचम वर्ण अंगा होता है, अंगा ये वाला, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिंग नाम हो जाएगा। दिंग नाम क्या हो जाएगा, दिंग नाम हो जाएगा। तो आप क्या समझे, यदि कोई क च ट त प में कोई भी वर्ण हो और उसका योग किसी भी पंचम वर्ण से होता है, तो उसमें हम क्या देखते हैं, जो भी हमारे मतलब जिस भी वर्ग का
हमारा वर्ण है का च ट त प में से कोई भी है तो उसी अपने वर्ग के पंचम वर्ण में क्या हो जाता है, आदेश हो जाता है। यह हम बात यहाँ समझे। देखिए एक वार्तिक है, इसको समझ लेते हैं। देखिए वार्तिक वार्तिक क्या है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे जो हम आगे समझे हैं वो ही है ना। लेकिन इसको हम समझ लेते हैं। लौकिक संस्कृत भाषा में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होने पर नित्य क्या है, ये हमारा पूर्व लिखना चाहिए था, ये पूर्व है साथियों, पूर्व सवर्ण संधि, पूर्व सवर्ण आदेश होता है, ठीक है। पूर्व सवर्ण आदेश अर्थात पंचम वर्ण का प्रयोग किया जाता है। जो हम इससे पहले किए वही है, तो इसको लेकिन वार्तिक के रूप में देखना है तो किस तरीके से वो आप समझिएगा। देखिए बाक धनमयम, बाक धनमयम। अब देखिए बाक धनमयम का वर्ग है, मतलब का वर्ण है, और का आदेश हम पंचम वर्ण को देखते हुए का आदेश किसमें करना है, इसके पंचम वर्ण में, इसका पंचम वर्ण अंगा होता है, तो ये हो जाएगा बागममय, बागममय हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, बागममय। अब देखिएगा यहाँ पर ये बागममय, ठीक है। तो यहाँ पर अगला देख लेते हैं, प्राक धनमुख, यहाँ गा गड़बड़ है, और प्राक धनमुख है ना, तो का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा, प्रांगमुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रांगमुख हो जाएगा, है ना। उसी तरह प्रत्ययक धन आत्मा, प्रत्ययक धन आत्मा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्यंग आत्मा, ठीक है, प्रत्यंग आत्मा हो जाएगा। और उसी तरीके से हम दिक नाम, है ना, दिक नाम को अगर हम करें तो का क्या है, का हमारा का पंचम वर्ण अंगा होगा, है ना। तो इसमें काका अंगा आदेश हो गया, और नाग तो दिग्नाग हो गया। ऋक धन मंत्रम, ऋक धन मंत्रम में क्या हो जाएगा, काका अंगा हो जाएगा, ऋग मंत्रम, है ना। अच और मयम, है ना, अच मयम, और ये हो जाएगा अमयम, अयममयम हो जाएगा। चा का पंचम वर्ण यहाँ होता है तो अयममयम हो जाएगा ये। उसी तरीके से षट धनमास क्षणमास हो जाएगा, है ना साथियों। तो जितने भी उदाहरण आप इनको आप समझ सकते हैं। तो जैसे चित्त धनमयम है, ताका पंचम वर्ण चिन्मयम हो जाएगा। उसी तरीके तद धन मात्रा, दा का पंचम वर्ण ना हो जाएगा, तन मात्रा। उसी तरीके से आप सबको देखिए, सत धन नारी, ता का पंचम वर्ण क्या है, ना, तो सन्नारी। तो आप इसको अच्छे से समझे होंगे। देखिए साथियों अगला इसका नोट क्या है उसको समझ लीजिए। ये इसको आप याद रखिए, और बहुत ही आप मान के चलिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जो परीक्षा में पूछी भी जा सकती है। देखिए मृत धन, मृद या मृत शब्द के साथ किसी पंचम वर्ण का मेल होने पर इनके दा या ता को ना में नहीं बदलकर अणा में बदला जाता है। देखिएगा क्या, मृत, वैसे तो हम ता या दा को हम अपने ही वर्ग में अगर हम बदलेंगे तो ना होना चाहिए, लेकिन ना नहीं, हम किस में बदलेंगे, टा वर्ग के पंचम वर्ण अणा में बदलेंगे, है ना। तो इस बात को आपको रखना याद, ये है हमारा अपवाद। क्या है, ये अपवाद स्वरूप है, तो इस बात को आपको याद रखना है। देखिएगा जैसे मृद या मृत धनमय, अब हमारा वैसे तो ये होना चाहिए, क्योंकि ता या दा को देखते हुए ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। क्या होता है, मृणमय होता है। क्या होता है, मृणमय होता है साथियों, ठीक है। तो इसी बात को उसी तरीके से मृद धन मृत मई मृणमयी, और मृद धन मृत या मृद मृत में से कोई भी तो मूर्ति तो मृण मूर्ति। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, मृद या मृत धन मूर्ति मृण मूर्ति हो जाएगा हमारा। ना होकर टा वर्ग के पंचम वर्ण का आदेश यहाँ होना है। इस बात को आप अच्छे समझ पाए होंगे। अब देखिएगा हमारा एक सूत्र है, ये भी हमारा अनुनासिक संधि के अंतर्गत ही है। देखिए झयो होवन मंतर श्याम, झयो होवन मंतर श्याम, तो देख समझिएगा इसको समझिए। पदांत झय वर्ण, पदांत झय वर्ण का, पदांत झय वर्ण का आदेश किसके साथ होना है ना, योग किसके साथ होना है, हा से जब होगा तो पूर्व सवर्ण संधि होगी। जब पदांत झय वर्ण होंगे, है ना, तो वहां पर क्या, हा के साथ योग होना है, तो पूर्व सवर्ण संधि होगी। हम जैसे समझते हैं का च टा ता पा, है ना, का च टा ता पा दा में से जब योग करेंगे किनका, इनमें से किसी हा,
इनमें से किसी का योग हा वर्ण के साथ करते हैं तो वहां पर आप समझिएगा क्या होना है, क्या होना है, वहां पर इस का च टा ता पा इन इस पदांत वर्णों का क्या हो जाना है, अपने ही वर्ग के तीसरे में आदेश हो जाना है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेश करना है। क च ट क ख ग च छ ज ट ठ ड त थ द प फ ब और द का दा में रहेगा। तो इसमें क्या करना है, अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में क्या हो जाना है, इस तरीके से ये बदलाव होना है, याद रखना है। और जो हा, इसमें क्या करना है, ये तो होना ही है, उसके साथ इस हा का क्या कर देना है, इस हा को हा में रखिएगा, या तो हा रखिएगा, या आप जो भी वर्ग है, जैसे गा है तो गा वर्ग का चौथा है ना, हा के स्थान पर चौथा हो जाएगा घा, जा होगा तो झा, डा होगा तो ढा, दा होगा तो दा, त था द धा, और बा होगा तो भा। इनमें क्या हो जाएगा, हा के स्थान पर आदेश होना है। तो क च ट त पा के स्थान पर तीसरा वर्ण आएगा और हा के स्थान पर उसी वर्ग का क्या चौथा वर्ण आना है। इस बात को याद रखिए और उदाहरण से आप बेहतर समझेंगे, देखिएगा, है ना। जैसे यहाँ लिख दिया हूं मैं, अर्थात का वर्ग का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेश और हा विकल्प से चतुर्थ वर्ण में आदेश हो जाता है। देखिएगा उदाहरण क्या है, बाक धन हरी, है ना, बाक धन हरी। तो देखिए का आदेश किस में होगा, का तीसरा वर्ण क्या होता है, गा, ठीक है। अब गा में हो गया, का हमारा क्या है, स्वर रहित है तो गा भी स्वर रहित, हा हमारा पूरा है तो हा के स्थान पर गा हुआ। अब गा के साथ जो चतुर्थ वर्ण है वो क्या होता है, घा, तो ये हो जाएगा हमारा बाघरी, है ना। या अगर आप घा में ना बदलना चाहें तो आप इसको हरी भी रख सकते हैं, तो बाघरी या बाघरी। उसी तरीके से अच धन ह्रस्व, अच धन ह्रस्व, तो चा का क्या होगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में आदे तो अज हो जाएगा। और हिरा का हा क्या है, हा का हमारा उसकी चौथे वर्ण में च छ ज झा में तो अजह्रस्व या अजह्रस्व। तो आप समझिएगा इनको बोलने में उच्चारण जो भी साथियों करेंगे वो बिल्कुल एक ही जैसा होगा, बाघरी बाघरी, अजह्रस्व अजह्रस्व, है ना। तो इसमें उच्चारण में कोई भी बदलाव नहीं है, लेकिन इनके कुछ वर्णों में यहाँ अंतर आ जाता है हा के स्थान पर, ठीक है साथियों। इसके बाद है षडधन हारह, डा है तो डा का आप क्या कर सकते हैं, चौथा चौथा मतलब डा का तो आप यहाँ पे टा होना चाहिए साथियों, डा आ गया कोई बात नहीं, टा होना चाहिए। यहाँ षटधन हारा का क्या हो जाएगा, अपने ही तीसरे में आदेश, तो यहाँ हो जाएगा षड और हा के स्थान पर ढा रहा तो षडहारा, या हा में परिवर्तन ना करना चाहे तो षडहारा हो जाएगा। तो इसी तरीके से जितने भी उदाहरण हैं इनको आप समझ सकते हैं। और पत हति, ता का क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण होगा ता था द, तो हो गया पद। और हा का क्या हो जाएगा, उसका चौथा वर्ण, किसका, हमारे पहले वर्ग जो पहला पदांत शब्द है, पदांत सॉरी वर्ण है, उसके आधार पर क्या हो जाएगा, चौथा वर्ण त थ द ध, तो पद्धति हो गया। अगर आप इसको दा को धा को ना चेंज करना चाहें तो हति भी लिख सकते हैं, ये भी आपका ठीक रहेगा। अपहरणम में अपहरणम हो जाएगा और अपहरणम हो जाएगा। उद्धार में उद्धार और उद्धार हो जाएगा, ठीक है साथियों। उसी तरीके से तद धन हितम में तद्धितम और तद्धितम हो जाएगा। उद्धन हरण में उद्धरणम और उद्धरणम हो जाएगा। तो ये उदाहरण थे बहुत महत्वपूर्ण, तो इन पर हमने चर्चा की। अब साथियों हमारा अन्य एक उदाहरण है, अन्य एक सौदी सूत्र है, उद धन स्था स्तंभो पूर्वस्य, उद उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य, है ना। इसको समझते हैं, उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य का तात्पर्य क्या है, देखिए उद उपसर्ग, उद उपसर्ग के साथ स्था धातु से बना कोई पद या स्तंभ शब्द जुड़ता है तो वहां पे भी पूर्व सवर्ण संधि होती है, अनुनासिक संधि होती है। देखिएगा कब, जब उद और उपसर्ग के साथ स्था धातु जुड़ जाए या कोई स्तंभ शब्द जुड़ जाए तो वहां पर पूर्व सवर्ण संधि होगी। देखिएगा, है ना। उद धन स्थान, अब यहाँ पर होता क्या है साथियों, तो दा का जो ये यहाँ पर आप दा देख रहे हैं, इस दा का तो क्या हो जाएगा, उद है ना, ये उद उपसर्ग के दा का तो आपका इसके पहला वर्ण में बदल जाएगा। दा हमारा तीसरा वर्ण है, ता वर्ग का तीसरा वर्ण दा है, इसका पहला हो जाएगा उत, ठीक है। और स्था में क्या कर देंगे, सा का लोप हो जाएगा, स्था के स्वर रहित सा का लोप हो जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ उदाहरण देखिए, उद्धन स्थानम,
उद्धन स्थानम में उत हो गया, और स्थानम के सा का लोप हो गया तो थानम हो गया, तो उत्थानम हो गया। उसी तरीके से उद धन स्थापनम, तो दा का तो उत हो जाएगा, और स्थापनम के इस सा का लोप हो जाएगा तो थापनम, तो उत्थापनम हो जाएगा। उसी तरीके से उद धन स्थिति में सा का लोप और दा के स्थान पर ता, तो उत्तिथि हो जाएगा। और उद्धन स्तंभनम में उत्तम भनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तम भनम हो जाएगा। तो आपको यह बात समझ में आई होगी साथियों। तो आज हमने साथियों अनुनासिक संधि पर चर्चा की है ना, और आगे भी हम संधि पर चर्चा करते रहेंगे। हल संधि के हमारे 4 जो भाग हैं, प्रकार हैं, उन पर चर्चा की है। 2 शेष हैं, तो हम उन पर भी आगे चर्चा करेंगे। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने साथियों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप हमारे अपने टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं PDF पाने के लिए। तो इसका हम जो लिंक है हमेशा से डिस्क्रिप्शन में देते हैं। तो साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।